हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के। और आपको पता ही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में बोर्ड के एग्जाम के लिए वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिंपल सीधी बात है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे ये क्वेश्चन है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है। अब आप बोलोगे सर ये 2016 दो बार कैसे हो सकता है? तो आपको पता ही है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये दोनों शिफ्ट में आया था और आप देख सकते हो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है बट इनका आंसर सेम है। ओके, तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन ऑफ आर नेशनल इकोनॉमी कैसे हो सकता है, ठीक है, और एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फास्ट डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, प्रायर कंडीशन कैसे है। सेम क्वेश्चन ये भी है कि एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, और ये भी है कि डेंस एंड द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंड द नेशनल। तो वही बात है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और इनका आंसर भी ऑब्वियसली सेम होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो क्यों ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। सिंपल सीधी बात है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि जो डेवलपमेंट होता है, एक कंट्री का डेवलपमेंट इस चीज़ पे तो डिपेंड होता ही होता है कि वो कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और साथ में इस चीज़ पे भी डिपेंड होता है कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। जितना ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा कंट्री ग्रो करेगी, ठीक है। आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे सराउंडिंग के पास होती है और कुछ चीज़ें दूर होती है और उसको मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों पे ही डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर बनाता है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिलाने में भी ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि एग्रीकल्चर में मान लो गन्ना वगैरह उगा रहे हैं, तो गन्ने को इंडस्ट्री पर ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट का, जिससे गन्ने से चीनी बनाई जा सके। ओके, और साथ ही में मैं बता ही चुका हूँ कि इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये फिनिश गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये तीनों के तीनों ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी तीनों को ही सपोर्ट करता है। ओके, और हमारे डेवलपमेंट के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और साथ ही में ये क्या कर रहा है, वर्ल्ड को एक लार्ज विलेज की तरह कन्वर्ट कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि फास्ट मूवमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। आपको पता ही है कि पिछले 30-40 सालों में या 10-20 सालों की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है। शायद 70 साल पहले, 80 साल पहले इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, और इसी वजह से आज एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। आप किसी भी कंट्री के बारे में जान सकते हो आप, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और साथ ही में एक और चीज़ लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छे होने का कारण ये भी है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी सुधरा है। डिट्टो क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड आपका कम्युनिकेशन। एक और चीज़ आएगी यहाँ पर, कम्युनिकेशन भी लिख लेना, ठीक है, मैं लिख दूंगा। ओके, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। पहली बात तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपने ट्रांसपोर्ट को सुधारें, क्योंकि आज वर्ल्ड जो है वो एक लोकल विलेज की तरह, लार्ज विलेज की तरह बन चुका है। इसी के लिए हमें, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? आइडिया, टेक्नोलॉजी, एक बंदा दूसरी कंट्री में जाता है जिससे डेवलपमेंट होता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में। पता है ना टूरिज्म वगैरह कितना सपोर्ट होता है, ठीक है, और साथ ही में कंट्री के रिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, और ट्रांसपोर्ट को अचीव करने के लिए हमें कम्युनिकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये लिखा है। तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि कम्युनिकेशन हेल्प पीपल, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरेक्ट करती है। आपको पता है मैं यहाँ बैठे बैठे किसी अमेरिका के पर्सन से बात कर सकता हूँ, तो उससे क्या होता है? एक रिलेशन बिल्ट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है, साथ में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। अब मैं किसी अमेरिकन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लो थोड़ा रिलेशन और स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रेड वगैरह भी करेंगे, तो ये होता है। ओके, और ट्रेड तो बढ़ता है और ट्रेड के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है। अब मैं किसी अमेरिका के बंदे से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ मंगवाएगा, मैं कुछ ना कुछ भेजूंगा, तो ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा ना। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन और ट्रेड है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी एक बढ़ता है तो दोनों बढ़ते हैं, एक कम होता है तो दोनों कम होते हैं, ठीक है। तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों में से एक भी कम होता है तो दोनों कम हो जाते हैं, तो इसलिए तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, ये भी देखो,
2010 में आया हुआ है, 2016 में, 2014 में, 2011 में, 2011 में। ये पाइपलाइन वाला क्वेश्चन है कि पहली बात तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मेरिट बताओ, डीमेरिट बताओ। ठीक है, मेरिट बताना है ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के, और साथ ही में यह बताना है कि जो न्यू नेटवर्क है, मतलब दो आपको पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बताना है इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो सेम ही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता क्या है कि पास्ट में एक टाइम पर पहले है ना कि पाइपलाइन से पानी वगैरह ही ट्रांसपोर्ट होता था सिटीज़ में और इंडस्ट्री में। आपको पता है आज भी आपके घर में पाइपलाइन जो होती है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बट आज जो है उस पाइपलाइन से हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में वो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि गैस, ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हम सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको स्लरी में कन्वर्ट करके। स्लरी पता है ना आपको, जो थोड़ा सा एक मड देखा है, दलदली सा, इसको ही कहते हैं हम स्लरी। तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और तब जाके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके जी, इसके मेरिट क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड भी कर सकते हैं हम और सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको लगाने की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होती है और जो ट्रांसशिपमेंट में बहुत ही कम डिले होता है, देरी होने के चांस ही नहीं है। यहाँ से डालोगे पाइप से कुछ तो वहाँ से तो निकलेगा ही निकलेगा और जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। डीमेरिट की बात करें, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो एक ही बार की होती है। अगर मैं बात करूँ, इनिशियल कॉस्ट होती है एक ही बार की होती है, बट इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। बट जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो छोटे छोटे कंपनीज होती है ना, वो नहीं लगा पाती। क्या नहीं लगा पाती? अपनी पाइपलाइंस नहीं लगा पाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभार अगर मान लो लीक वगैरह हो जाए ना, तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ठीक है, मान लो पाइपलाइन आपने बिछा दी, यहाँ से लेकर नेपाल तक बिछा दी पाइपलाइन। अब आपको पता है पाइपलाइन में लीकेज हो रही है, थोड़ा डैमेज हो रहा है। अब आप ढूंढने कहाँ जाओगे उसको? ज़मीन के अंदर से आपने पाइपलाइन निकाली है, तो डैमेज वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लीकेज वगैरह होती है, तो उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, अब कौन कौन से हैं पाइपलाइन, कहाँ से कहाँ तक है? असम से लेकर कानपुर तक है। ठीक है, और मतलब गुवाहाटी के रास्ते और अपना इलाहाबाद के रास्ते वगैरह जाता है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। एक है सलाया, गुजरात से जलंधर पंजाब में। ठीक है, और ये जो रास्ता है इसका मथुरा वगैरह, दिल्ली, सोनीपत वगैरह, ठीक है, विरामगम, ये सारे के सारे रास्ते से होते हुए जा रहा है। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद नोट्स। एक एक चीज़ मैंने कवर करवाई है। ठीक है, तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो वो जाकर वीडियो देख सकते हो, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा रूट आपको अच्छे से समझाया था। और एक हज़ीरा से, हज़ीरा गुजरात के अंदर है, वहाँ से जमशेदपुर यूपी के अंदर से भी एक गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। ठीक है, और जो अपना विजयपुर है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके रास्ते पे जाती है ये। ठीक है, शाहजहानाबाद और बाबराला, ये सारी की सारी जगह को भी कवर करते हुए जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना, 3 ही दे रखे हैं पाइपलाइन, जो है 3 ही है, मैंने तीनों लिख दी बुक के अंदर, 3 ही दे रखी थी पाइपलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के एडवांटेज बताने हैं आपको और मेरिट और डीमेरिट बताने हैं। 2016 अलग अलग क्वेश्चन है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। ओके, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ एडवांटेज लिखे हैं, नीचे है ना डीमेरिट भी लिखे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। तो रेलवे का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि कन्वीनियंट होता है, सेफ़र होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के लिए रोड होता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सही रहता है। ओके, और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड भी करता है। ठीक है, और एक बार में ही बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और साथ ही में रेलवे जो है वो दूसरी एक्टिविटी, बिजनेस, साइट सीइंग, ठीक है, पिलग्रिमेज और भी बहुत सारी चीज़ों को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। गुड्स और सर्विसेज को सर्विसेज को नहीं, गुड्स को बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो इसका मेरिट हो गया। डीमेरिट मैं नीचे बताऊँगा आपको। डीमेरिट वैसे तो आपको पता ही है, याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको रोडवेज और आपका रेलवेज़ में बताया था कि रोडवेज ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब रोडवेज ज़्यादा अच्छी है रेलवे से, तो रेलवे में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो उसी क्वेश्चन में बता रखा था कि टफ टेरेन में, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे आप रेलवे नहीं बना सकते। ठीक है, आप पहाड़ों की ऊंचाई पे रेलवे नहीं बना सकते, जबकि रोड बना सकते हो। जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट ये लगाने की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये सारे के सारे डीमेरिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर वैसे नीचे दिखाऊंगा आपको। ओके, ये कुछ आपकी एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये क्या होती है? पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे होती है ना, ये 6 लेन रोड होती है। 6 लेन हाईवेज होते हैं, 6 लेन होते हैं इसमें।
ठीक है, 6 लेन समझते हो ना। और ये कौन कौन सी 4, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जिसकी 4 कॉर्नर हो, ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों एरिया को जोड़ता है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है? पहले तो टाइम को रिड्यूस करना, एक सिटी से, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूसरी सिटी में जाने का टाइम रिड्यूस करना, और मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करना, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करना, ठीक है। ओके, ये तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर का कुछ एग्जांपल देना है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ टू साउथ, जम्मू कश्मीर को, या श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसको कन्याकुमारी तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। और साथ ही में अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करें तो ये अपना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, सिलचर असम का पार्ट है सिलचर, उसको पोरबंदर गुजरात बिल्कुल ही ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फेस कर रहा है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है रोड नेटवर्क कभी कभार इनएडुकेट दिखाई देता है, ठीक है। हमारे अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा रोड है इंडिया के अंदर, पर अगर हम बात करें अपने ट्रैफिक की, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनएडुकेट दिखाई देती है हमारी रोड, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है जो अनमेटल्ड रोड होती है ना, आपको पता है ना, जो मड वगैरह से, मिट्टी वगैरह से बनी हुई रोड होती है, वो रेनी सीजन में एक तरह से उसका यूज़ नहीं है, वो एक तरह से बह जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि नेशनल हाईवे भी कभी कभार इनएडुकेट दिखाई देते हैं। इनएडुकेट क्यों दिखाई देते हैं कि पहली बात तो ये है कि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन उसमें करना पॉसिबल नहीं होता, वही कंजस्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा, हमारे क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन बहुत है 1.3 बिलियन, और अभी अगर मान लो हो गया वो क्या कहते हैं सर्वे, तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे हम, ठीक है। तो रोड जो है आर हाईली कंजस्टेड है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और है ना, बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह है वो पुराने हैं, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी ना कभी उस पर कुछ भी हादसा वगैरह हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा रोड वगैरह फेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे, रेलवे की इंपॉर्टेंस बतानी है। ऊपर ये क्वेश्चन आया था ना, तो वही है, ऑलमोस्ट सेम आंसर है कि अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, साइट सीइंग के लिए, ओके, पिलग्रिमेज पता है ना आपको, तीर्थ यात्रा के लिए भी आपको पता है रेलवे, वैष्णो देवी जाते हैं लोग, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह जाते हैं। सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन, रोल ऑफ इन नेशनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक हम ये अगर मैं बोलूँ ना, तो इंडिया की दिलों की धड़कन है रेलवे, ठीक है। अगर ये आप रेलवे बंद कर दो ना, तो इंडिया रुक सा जाएगा, ठीक है। अभी कोविड-19 के चक्कर में रेलवे बंद हुआ, देखो कितनी प्रॉब्लम हुई बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन को भी कनेक्ट मतलब करता है। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में तो नहीं जा सकते, रोड में इतना वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो रेलवे सबसे बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि रेलवे बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इकोनॉमिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी एक्सेलरेट करता है, उनको भी करता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी रेलवे वगैरह से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, साथ में एग्रीकल्चर का भी सेम हाल है, यही है। नेक्स्ट है कि रेलवे हैन बिन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पुट टुगेदर। आपको बताइए ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रेलवे का ही होता है। अगर आपको शक हो कि रेलवे का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मुंबई जाकर एक बार पैसेंजर आप ट्रेन में ट्रैवल कर लो, सब पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि रूरल रोड इन इंडिया, रूरल रोड के बारे में बताना है, गाँव में जो रोड होती है वही रूरल रोड होती है, ठीक है जी। और इसको है ना एक स्पेशल स्कीम के तहत बनाया जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो है फंड प्रोवाइड करता है रूरल एरिया को, ठीक है। और साथ ही में इसकी जो देख रेख होती है वो ज़िला पंचायत वगैरह करती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ज़िला परिषद वगैरह, ठीक है, रूरल रोड की बात करें, नहीं देखभाल तो अपनी मैं बताता हूँ दोबारा से। अगर मैं रूरल रोड की बात करूँ तो विलेज और टाउन के अंदर जो रोड होती है जोड़ती है विलेज और टाउन को, साथ ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाती है, ओके। और इसमें क्या होता है कि ऑल सीज़न मोटरेबल रोड बनाने का इनका मोटिव होता है। ऑल सीज़न मोटरेबल रोड क्या, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मड वगैरह से रोड बनाई जाती है, ठीक है, मिट्टी वगैरह से रोड बनाई जाती है, जो क्या होती है ऑल सीज़न रोड नहीं होती, बारिश के टाइम में बह जाती है। तो इसका मेन मोटिव यही है रूरल रोड जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाना, कि वो हर सीज़न में रहे वो रोड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाटरवे के फीचर बताने हैं या इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आपको पता ही है दूर दूर की कंट्री में भी इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द सी फारिंग कंट्री, ठीक है। सी फारिंग यानी सी के रास्ते भी इंडिया से आया जा सकता है। पता ही है हमारी जो कोस्ट लाइन है कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। सी मैन सेल्ड फार एंड नियर कैरिंग द स्प्रेडिंग इंडियाज कॉमर्स एंड कल्चर, मतलब पुराने ज़माने की बात बता रखी है कि इंडिया का जो कल्चर वगैरह है, इंडियन कॉमर्स वगैरह है, मसाले वगैरह ट्रेड करते थे हम। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। एंड चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत कम प्राइस देना पड़ता है आपको। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चेन्नई से है ना अपना अंडमान निकोबार पे है ना, तो एक तो अपना एरोप्लेन वगैरह भी जाता है, ठीक है, फ्लाइट भी जाती है और अपना शिप भी जाता है। शिप का जो खर्चा है वो बहुत कम है क्योंकि वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ओके। और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, फ्यूल वगैरह का भी यूज़ नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फ़्लाइट वगैरह, ठीक है। और मोस्ट सूटेबल है हैवी और बल्कि गुड्स के लिए। आप एक एरोप्लेन में कितना बल्क सामान डाल सकते हो, कितना डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा आप शिप में डाल सकते हो। बड़ी बड़ी जो शिप होती है उसमें फ्यूल एफिशिएंट है, मैं बता चुका हूँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और साथ ही में इंडिया का आज भी जो 9.5% जो ट्रेड होता है वो सी के रास्ते ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था, आज थोड़ा कम हो गया बिकॉज थोड़ा फ्लाइट का हो गया है ना। तो और इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है वो रोडवेज से होता है, तो इसलिए बहुत कम हो गया उससे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा है ये, ओके। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेशक 2 बार आया है बट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि टूरिज़्म की इंपॉर्टेंस बतानी है इंडिया के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा टूरिज़्म है वो पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। उसमें बिल्कुल ही इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। और इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है। अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो डॉलर में पे करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है। कहीं ना कहीं 15 मिलियन जानते हो आप, 1,50,00,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री में हैं, जॉब मिल रही है उनको। हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट जो कल्चर परसुएट इनको भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर राजस्थान जाओगे तो आपको उनकी कल्चरल चीज़ें देखने के लिए मिलेगी ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हमें वो फैसिनेट नहीं करती। हमें लगता है यार इंडिया ही तो है। अब इंडियन को इंडियन चीज़ें फैसिनेट नहीं करती, बट अंग्रेज आए तो हो क्या है ये, तो वो बड़ा फैसिनेट, मतलब बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये देखो क्या बिल्कुल अलग ही कल्चर है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो चीज़ें खरीदते हैं, ओके। तो एक तरह से उनको हैंडीक्राफ्ट वगैरह को भी सपोर्ट मिलता है, हमारे कल्चर को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। लोग भी हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अंग्रेज आते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, हमारे कल्चर के बारे में सीखते हैं, तो एक कल्चरल कनेक्शन बैठता है, ओके। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, ठीक है। कोई मान लो दूसरी कंट्री का कोई बड़ा एम्बेसडर वगैरह इंडिया में आया, कल्चर वगैरह देखा, हमारा टूरिज़्म किया, उसे अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, तो एक कनेक्शन बैठता है। यही प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कभी भी कनेक्शन नहीं बैठ सकता क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म नहीं है, ठीक है। आप नहीं देखोगे कि लाखों लोग जैसे कि अंग्रेज आते हैं इंडिया के अंदर, वैसे कोई पाकिस्तानी आ रहा हो या हमारे कंट्री के लोग जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेलकम है उन लोगों का जो मतलब कोई दूसरी कंट्री का, चाहे वो पाकिस्तान का ही हो, अगर वो अच्छे माइंडसेट के साथ आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट अगर वो बुरे माइंडसेट के आ रहा है, बुरे माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं, तो भैया वहीं पर रहो। हम अपनी कंट्री में बड़ा खुश हैं, आप ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप गलत पर्सपेक्टिव ले गए, माइंडसेट लेकर आते हो तो, ठीक है। चलो जी, तो यही है। और साथ में इंडिया के हेरिटेज वगैरह और इको टूरिज़म जैसे बहुत सारे लोग। एक और बात है यार, आप घूमने के लिए ना राजस्थान वगैरह, हमारे इंडिया के जो नॉर्थ वाला एरिया, वहीं जाते हैं, कुछ लोग साउथ में जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में भी आप घूमने जाना, गजब का प्लेस है, ठीक है। ग्रीनरी है, तो एक तरह से उसको भी सपोर्ट मिलता है, वहाँ के एरिया को भी, और मेडिसिन वगैरह, बिजनेस टूरिज़्म भी इंक्रीज़ होता है इससे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 एडवांटेज बताने रोड ट्रांसपोर्ट के। पहली बात तो वही है कि हायर ग्रेडियंट्स पे, ठीक है, और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे, हिमालय के पर्वतों पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही में स्मॉलर डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है रोड। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपके घर के बाहर से रेलवे नहीं निकलती, सबके घर के बाहर से तो नहीं निकलती, पर सबके घर के बाहर रोड ज़रूर होती है, तो इसलिए डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साथ में कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग बहुत कम होती है, सामान चढ़ाने और उतारने में बहुत कम पैसे देना पड़ता है, और कभी कभार तो देनी नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी में चढ़ाने के लिए क्या दोगे आप, समझ रहे हो। और नेक्स्ट है कि ये दूसरे ट्रांसपोर्ट को भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब मान लो आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करोगे? पहले तो रोड से आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ है कि ट्रेड क्या होता है। सिंपल सीधी बात है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, इसी को हम ट्रेड कहते हैं। और जब ये
इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, सिंपल। ठीक है, ट्रेड बिटवीन जब टू कंट्रीज होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ओके, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से, ये चीज़ समझना, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप दूसरी कंट्री में ज़्यादा चीज़ें भेजते हो ना तो वो फेवरेबल है, वो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास उस कंट्री का पैसा आता है ना। तो ये होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब आपका एक्सपोर्ट, जो चीज़ें आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हो वो ज़्यादा होती है और आपका इंपोर्ट दूसरी कंट्री से जो मंगवा रहे हो आप वो कम होता है, तो आपका होता है ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब आप चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हो और भेज कम रहे हो, तो ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्सनल और जो आपका मास कम्युनिकेशन है दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, 2 पॉइंट या इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कम्युनिकेशन सुन लो पहले, क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में जब पर्सनली लेटर वगैरह से और टेलीफोन वगैरह कन्वर्सेशन होती है तो उसी को हम पर्सनल ट्रेड कहते हैं, 1 to 1 होते हैं जिसमें। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है जब एक ही बार में बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस पूछी थी मास कम्युनिकेशन की। पहली बात तो ये है कि एंटरटेनमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है और साथ ही में अवेयरनेस वगैरह भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नेशनल प्रोग्राम वगैरह, पॉलिसी वगैरह भी यहाँ पर बताई जाती है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो एंटरटेनमेंट तो पता ही है, लोग टीवी में घुसे रहते हैं सास बहू के सीरियल देखने में मज़ा आता है लोगों को, और न्यूज़ वगैरह भी ऐसे नहीं है, मतलब हर टाइप के एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और अवेयरनेस भी लोगों में लाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, फॉरेन का एक क्वेश्चन है, बट मैंने एक क्वेश्चन लिया क्यों मैं बता देता हूँ। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना तो ये रोड डेंसिटी, मेरे को लगा था बच्चे समझ जाएंगे रोड डेंसिटी क्या होता है, बट बच्चों ने बोला सर ये मेरे को समझ नहीं आया। बड़ा सिंपल है यार, देखो रोड डेंसिटी का मतलब, डेंस पता है ना आपको, जब एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हो ना तो हम कहिए जी डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, रोड डेंसिटी क्या होता है, आप जम्मू कश्मीर का 100 किलोमीटर का एरिया ले लो, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लो, स्क्वायर किलोमीटर समझते हो ना, 100 किलोमीटर का बॉक्स। ठीक है, ये ले लो एक एरिया, और दिल्ली का ले लो। ज़्यादा रोड कहाँ मिलेगी, उस 100 किलोमीटर वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर के या इंडिया दिल्ली वाले में। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में रोड ही रोड है यहाँ पर, तो वहाँ तो पहाड़ वाला एरिया, इतनी रोड नहीं है वहाँ पर, तो इसी को कहते हैं रोड डेंसिटी। ठीक है, कि 100 किलोमीटर में कितनी ज़्यादा रोड है। ठीक है, रोड डेंसिटी ऑब्वियसली पता ही आपको, अरुणाचल प्रदेश में कम होगी, यूपी वगैरह में और दिल्ली वगैरह में ज़्यादा होगी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट ये इसी का पार्ट है कि हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि हमारी पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, अनमेटल्ड रोड है। ठीक है, हाईवे इनएडुकेट है और बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह पुराने हो गए हैं, जो हाईवेज़ वगैरह बनाए थे वो पुराने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत ध्यान से सुना, 2014 में, 11 में और मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट 11 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ टू इट्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है, मतलब जितना इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना ज़्यादा कंट्री प्रॉस्पर होगी। ठीक है, साथ ही में नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट अ इंटरनेशनल ट्रेड इन द प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड। कोई भी कंट्री आप जानते हो इस इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड ना करती हो, इंटरनेशनल ट्रेड ना करती हो, शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी, है ही नहीं ऐसी वैसे तो कोई कंट्री। ठीक है, तो ऐसा क्यों है एक्सप्लेन करना है आपको। पहली बात तो यहाँ लिखा है कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो। हम भी बहुत सारी चीज़ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो चीज़ें मंगवाती ना हो। हर कंट्री कोई ना कोई चीज़ मंगवाती है और भेजती है, इसे ही तो इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं फिर। ठीक है, गुड प्रोड्यूस इन वन कंट्री रिक्वायर्ड बाय द अदर कंट्री। ठीक है, और वाइसा वर्सा, एक कंट्री में जो चीज़ बनती है दूसरी कंट्री में ज़रूरत पड़ती है, और उल्टा भी हो सकता है। डिफरेंस इन रिसोर्सेज नीड ऑफ डेवलपमेंट अमंग द नेशन क्रिएट द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन देम। जो रिसोर्सेज की नीड है, जैसे हमारे पास कुछ, जैसे कि मान लो हम बात, अच्छा काला नमक आपने सुना है, जो ब्लैक पेपर होता है, शायद उसे ब्लैक पेपर ही कहते हैं। जो काला नमक होता है ना, वो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो एक तरह से ज़रूरत है ये हमारी। ठीक है, और हम वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है तो कुछ नहीं मंगवाते हैं और भेजते भी हैं, ज़्यादा भेजते हैं, तो ट्रेड अच्छा खासा होता है। प्रॉब्लम तो हमारी चाइना के साथ है, उनके साथ भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर जो मोबाइल्स वगैरह होती है, मैं बेसिकली आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, वहाँ पर थोड़े सस्ते होते हैं, इसलिए लोग वहाँ की चीज़ें, वहाँ के फ़ोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड है, उनको पैसे चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, तो ट्रेड हो रहा है।
इट हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ सरप्लस ऑफ गुड एंड द डेफिसिट कंट्री, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, बन रही है कुछ, तो हम उसको बेचेंगे दूसरी कंट्री में, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड होता है जो इंडिया के मैन्युफैक्चर गुड्स को भी एक तरह से एनकरेज कर रहा है। हमारी जो चीज़ें हैं दूसरी कंट्री में बन के जा रही है तो हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, दूसरी कंट्री का पैसा आ रहा है। अपनी कंट्री की कोई चीज़ दूसरी कंट्री में बेचेंगे हम तो उनकी कंट्री के डॉलर वगैरह आएंगे ना, तो ये हो रहा है। और साथ ही में इंडिया क्या कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करवा रहा है दूसरी की कंट्री से, ठीक है, जिससे हमारी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमारा खुद का प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है। तो इसीलिए हम बैरोमीटर कहते हैं। ये लाइन जो है ना, आपको इकोनॉमिक बैरोमीटर याद रखना है, ये ज़रूर लिखना है। इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। वो पता है ना, प्रेशर नापने के लिए होता है, साइंटिफिक टर्म है, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, डिट्टो लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने आंसर इसलिए दिए हैं, बच्चों को आंसर ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और मिल भी जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि यार ये सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना के दिया है आपको कि कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको, देखो एक चीज़ याद रखना मेरी, आप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हो इसी पे सारी की सारी चीज़ निर्भर करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ के गए एग्जाम में फिर भी आपके 92 93 आते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि आपने अच्छे से आंसर प्रेजेंट नहीं किया। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करें, उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हाउ टू फ्रेम योर आंसर इन बोर्ड एग्जाम। तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना, फुल मार्क्स के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो जी, 5 मेरिट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मेरिट है? पहली बात तो ये कंफर्टेबल है, ठीक है। दूसरा फास्टेस्ट है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। साथ में चाहे डेजर्ट वाला एरिया हो और माउंटेन वाला एरिया हो, आपको तो ऊपर से जाना है, उसको भी आसानी से कवर कर लेता है। साथ ही में डेंस फॉरेस्ट वगैरह में भी उसको कवर करने में, ओशन वगैरह को कवर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही ईजीली क्या कर सकता है ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह कवर कर सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती उसको। जंगल है चाहे पहाड़ है कुछ भी, हमको तो ऊपर से जाना है। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से सुनना। ये आपको ये बताना है कि इंडिया में जो रोड हैं 6 टाइप के रोड बताने हैं, और रोल क्या है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। पहली बात तो 6 टाइप की रोड है, यहाँ पर बहुत कम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे हमने गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे का एक अलग क्वेश्चन देखा ना, तो मैंने जो नोट्स की वीडियो बनाई, मतलब नोट्स के साथ वीडियो बनाई थी ना, वो ज़रूर देख कर आना। ये टॉपिक तो देख कर आना, ये सेकंड पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको घूमना ना पड़े कि फर्स्ट पार्ट से ना देखना पड़े, इसलिए मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट सीधा खोलना उस वीडियो का, नीचे दे दूंगा, वहाँ पर मैंने रोड्स के बारे में बताया, वो वीडियो ज़रूर जाकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर, ये एक 6 लेन हाईवे होता है जो बनाया गया है 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ने के लिए। कौन कौन सी मेगा सिटीज़ थी ऊपर बताया था, नीचे आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। और इससे क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस कम होता है मेगा सिटीज़ के बीच में। ओके, नेशनल हाईवे क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ को जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ते हैं एक स्टेट की दूसरे स्टेट से। स्टेट हाईवे क्या होते हैं, जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट रोड, जो क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे मतलब एक हेड डिस्ट्रिक्ट को दूसरे एरिया से जोड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो अपना रूरल रोड होता है, वो विलेज को टाउन से कनेक्ट करते हैं, ये मैं बता ही चुका। कौन सी वो योजना थी जिसके तहत रूरल रोड को बनाया जाता है, वो बताना। और एक बॉर्डर रोड्स भी होती है, बॉर्डर रोड्स पता है, जो बॉर्डर वाले एरिया में, जैसे जो अपना क्या कहते हैं लद्दाख वाला एरिया ना, जो बॉर्डर टच करता है चाइना से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ पर है ना बोर्ड जो रोड बनाने का काम होता है ना, वो अपना एक BRO करता है, ठीक है। वो बताना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, वो करती है, ठीक है। इंडियन आर्मी वगैरह का ही होता है वो, ज़्यादातर 1960s में बना था, उसके बारे में भी पढ़ना, वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं अच्छे से, तो वो देख लेना आप, ठीक है। और साथ ही में जो अपना अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है, ये बेसिकली रोड वगैरह बनाने का काम करता है। जो सुपर हाईवेज होते हैं ना, ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर, उसको मेंटेन करने का काम, उसकी देखरेख करने का काम इसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन आपको पता ही है, जहाँ पर एक टाइम पे ही, सेम टाइम पे ही बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है और इसके एडवांटेज बताने, ठीक है। पहली बात तो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, 95% जो टोटल पॉपुलेशन है वो टीवी वगैरह, फ़ोन वगैरह, वो भी मास कम्युनिकेशन में ही आ गया ना, न्यूज़ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। यूट्यूब भी एक मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो और साथ ही में एजुकेशन वगैरह और एंटरटेनमेंट वगैरह को भी प्रोवाइड करता है,
ठीक है। और ये एक इंस्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने वीडियो बनाई, अपलोड करी, वीडियो लोगों ने देखी, इंस्टेंट मीन है, आपको रुकना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि ऑल क्लासेस, यहाँ पर सारी क्लासेस को एक साथ लेकर आ जाता है। आज थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है, पहले जो नेट था वो थोड़ा महंगा आता था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट आज भी क्या होता है कि कुछ नहीं कर पाते, बट ज़्यादातर बच्चे जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं, बेशक वो फ़ीस अफोर्ड ना कर पाए, बट वो यूट्यूब से बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी भी ऐप है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एक और बात बता दूं यार कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है। और है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने देखा है बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनको वीडियो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, कमेंट ऐसे करते हैं कि बस जवाब नहीं उसका, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हैं बच्चे। बट मैंने देखा है कि हम चैनल को सपोर्ट करने का देखो यार एक ही तरीका है, ठीक है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत है मेरे लिए। वैसे मैं बता दूं, हमारी जो फैमिली है वो 30,000 क्रॉस कर चुकी है, तो थैंक्स टू यू, क्योंकि पहले भी मैं जो था वो वीडियो भी बनाता था, आज भी वीडियो बनाता हूँ, बट हम आगे बढ़े हैं वो सिर्फ आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो ये वीडियो देख रहा है, जिसने कभी भी मेरी वीडियो देखी हो, उन सबको थैंक यू, ठीक है। चाहे आपने क्रिटिसाइज़ कराओ ना कराओ, उसको उनको भी थैंक यू, ठीक है। एंड हमारा टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, साथ में इस चैनल का भी टारगेट है कि 1 लाख अचीव करें हम, जो कि अभी एक अनइमेजिनरी नंबर है, सोचा नहीं है कि अभी ऐसा हो, और लगता भी नहीं है कि अभी तो बिल्कुल ही। वैसे ये बात भी है कि मेरे को 3 जब मैंने सब्सक्राइबर किए थे तब भी नहीं लगता था, बट आज लग रहा है। अच्छा, एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि 1000 सब्सक्राइबर है, एक्चुअली जब आप देखोगे ना तो 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब नीचे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में तो बताने वाला हूँ, और आप कैसे अर्न कर सकते हो यूट्यूब से ये बताने वाला हूँ, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड, वो ना आए, स्टडी मटेरियल बार बार पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि हमें थोड़े अलग अलग स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो एक हेजिटेशन होती है पेरेंट्स से बार बार मांगने में, तो वो ना आए, इसी के लिए आप वो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। अभी तक कुछ डाला नहीं है, फिर भी देखो 1400 सब्सक्राइबर है, तो अभी पीछे मत रह जाना, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो सीधा तहलका मचेगा। तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, ठीक है। और अब चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप सपोर्ट मतलब फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। और नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, डाउनलोड करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। चैनल पे फ्री नोट्स है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मौज लो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, बस यही मेरा मोटिव है, ठीक है। पहले दिन से ही मोटिव था और अभी भी ये मोटिव है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।